हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या जानते हैं आप वैद्युत क्षेत्र के बारे में? कि किसी आवेशित कण या कणों के समूह, मतलब किसी आवेशित कण या कणों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे कण को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, मतलब वैद्युत बल कार्य करता है। तो उस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। वैद्युत बल रेखाओं के बारे में तो डेफिनेशन क्लियर बोलने से पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। कि अगर मान लीजिए आप कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, अगर आप किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक स्वतंत्र धन आवेश को छोड़ दें, अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में आप एक एकांक स्वतंत्र धन आवेश को छोड़ दें या रख दें, तो ये क्या करने लगेगा? ये गति करने लगेगा। क्या करने लगेगा? ये गति करने लगेगा। और जो इसकी गति होगी, इसकी जो किसकी एकांक, ये कैसा आवेश है? स्वतंत्र धन आवेश है, स्वतंत्र धन आवेश है। और ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। तो हमने आपको अभी बताया, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लें कि वैद्युत क्षेत्र तो आप जान चुके हैं, अभी हमने बताया। तो वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ने से पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कोई एक वैद्युत क्षेत्र है ये, और उस वैद्युत क्षेत्र में हम अगर एक एकांक स्वतंत्र धन आवेश को रख देते हैं तो क्या करेगा? वो गति करने लगेगा। एकांक स्वतंत्र धन आवेश गति करने लगेगा। और जो इसकी गति होगी ये किधर होगी? लगने वाले बल की दिशा में। मतलब ये जो स्वतंत्र धन आवेश रखा जाएगा, तो जैसे ये एकांक धन आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो ये गति करने लगेगा। ठीक है, और ये गति किधर करेगा? लगने वाले बल की दिशा में। अब आप कहोगे सर कि लगने वाले बल की दिशा में कैसे? तो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। ठीक है, और यही वैद्युत बल होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में हम एकांक धन आवेश को रखेंगे जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, ठीक है, तो वो गति करने लगेगा और उसकी जो गति की दिशा होगी वो उस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होगी। ठीक है, तो वो जिस पथ पर चलेगा, कण जिस पथ पर चलेगा उसी पथ को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत बल रेखा बोलेंगे। वैद्युत बल रेखा बोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में हम एकांक धन आवेश को रख देंगे तो वो स्वतंत्र है, जो कि स्वतंत्र आवेश होगा, धन आवेश रख देंगे उसको, तो वो गति करना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, और वो गति क्यों करेगा? क्योंकि उस पर एक वैद्युत बल कार्य करने लगेगा। तो उसके जो गति की दिशा होगी, वो जिस पथ पर गति करना शुरू करेगा उसी पथ को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत बल रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट था। अब आपको हम डेफिनेशन बताते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं, हम बोल सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं अगर हमें पढ़ना है तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम बोल सकते हैं। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब क्या होता है? काल्पनिक। ठीक है, अभी हम बताएंगे आपको एक एक करके। वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में ऐसी काल्पनिक निष्कोणक वक्र, काल्पनिक निष्कोणक और कैसे
बंद, या ऐसे मान लीजिए केवल वक्र, कर्व जानते हैं ना आप, वक्र, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ऐसी काल्पनिक निष्कोणक वक्र जिस पर एकांक स्वतंत्र धन आवेश चलता है, वैद्युत बल रेखा कहलाता है, या वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो अब इसको हम आपको ऐसा बोलते हैं जिससे कि आप इसकी नोट्स भी बना सके कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक किसी वैद्युत क्षेत्र में, एकदम क्लासिफाई तरीके से, किसी वैद्युत, अच्छा वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होंगी? वैद्युत क्षेत्र में ही तो होंगी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वैद्युत क्षेत्र हो और वैद्युत बल रेखाएं ना हो, या वैद्युत बल रेखाएं हो वैद्युत क्षेत्र ना हो? वैद्युत क्षेत्र से ही वैद्युत बल रेखाएं हैं, और वैद्युत बल रेखाएं हैं तो मतलब वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो डेफिनेशन हम ये पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाओं की कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर ऐसी काल्पनिक निष्कोणक वक्र जो लगातार वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ये हो गई पहली डेफिनेशन। अब आप दूसरे तरीके से सुन लीजिए, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर ऐसी काल्पनिक निष्कोणक वक्राकार रेखाएं जिन पर एकांक स्वतंत्र धन आवेश चलता है, उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। हो गया क्लियर? तो वैद्युत बल रेखाओं के बारे में ऐसा क्लियर कर चुके हैं हम। ठीक, तो ये आप नोट्स भी बना लीजिए, काफ़ी शॉर्ट्स है लेकिन हम लिख दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं के अगर गुण के बारे में बात करें, ठीक है, कि वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, तो थोड़ा सा परिचय दें इनका। अगर हम परिचय, तो नंबर 1 क्या है? काल्पनिक। इसमें से आप गुण निकाल के भी लिख सकते हैं। काल्पनिक का मतलब सीधी सी बात है कि अगर किसी पदार्थ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो आप, या प्रवेश कर रही हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? इनको देख नहीं सकते, ये दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो मतलब काल्पनिक का मतलब है कि ये पूर्ण रूप से क्या होंगी? मालूम ही नहीं पड़ेगी कि हैं। ठीक है, अदृश्य। ठीक है, नंबर 2 निष्कोणक। निष्कोणक का मतलब है कि वैद्युत बल रेखाएं जब निकलती हैं तो वो चाहे कितने भी झुंड में क्यों ना निकले, लेकिन निष्कोणक। अच्छा, कोण का मतलब क्या होता है? अगर मैं आज आपसे एक चीज पूछ लेता हूं, कोण का मतलब क्या होता है? बहुत सी रेखाएं खींची जाएं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई रेखा किसी को काटे ना कहीं पर भी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोण बनेगा? नहीं। ठीक है, इसका मतलब है कोण बनने के लिए किसी रेखा को काटना जरूरी है। जब तक रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ठीक है, जो समांतर रेखाओं के बारे में आपने पढ़ा है, तो क्या ये रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगी जिंदगी में? नहीं। तो इसका मतलब ये रेखाएं एक दूसरे के साथ कोण बनाएंगी ही नहीं। तो कोण बनाने के लिए किसी रेखा से कटान बिंदु को खोजना जरूरी है कि वो बिंदु मिले और जिस पर हमें कोण प्राप्त हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि निष्कोणक का मतलब क्या होता है। निष्कोणक का मतलब ये होता है कि वैद्युत बल रेखाएं जब एक बिंदु से निकलकर दूसरे बिंदु में प्रवेश करती हैं, खत्म होती हैं, तो वो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है किसी भी बिंदु पर। ठीक है, किसी भी बिंदु पर काटती नहीं है, इसीलिए निष्कोणक होती हैं। और क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं? जिस पर एकांक धन आवेश चलता है। ठीक है, तो नंबर 3 निष्कोणक होती, काल्पनिक निष्कोणक, और ये वक्र के आकार की होती हैं। कैसी होती हैं? वक्र के आकार की। वक्र कैसा होता जानते हैं ना आप? कर्व। ठीक है ना, कर्व के आकार का होता है, जैसे चूड़ी, और इसका एक टुकड़ा काट दो ऐसे, ठीक है, तो आपको चूड़ी का एक टूटा हुआ टुकड़ा मिल गया ना, ऐसा। तो आप इनको वक्र बोल सकते हैं। तो वक्र को हम, काल्पनिक का मतलब होता है कि अदृश्य हो या दिखाई ना दो, निष्कोणक का मतलब जो कोण ना बनाती हो, और वक्र का मतलब क्या? लचकदार डोरी। जानते हैं आप लोग लचकदार डोरी? अगर आपने पतंगे उड़ाई हैं तो पतंग की डोरियां कैसे जाती हैं? ऐसे जाती है ना। और ये पतंग उड़ रही होती है यहाँ पे, ये सीधे क्यों नहीं जाती? इसके वेट की वजह से, वेट लिफ्टिंग होती है ना। तो ये ऐसे लचकदार डोरी की तरह होती है कि अगर बहुत लंबी डोरी है तो उसमें एक लचक आती है, एक कर्व बनाती है ना, तो ऐसे होती है। ठीक है, ऊपर या नीचे ऐसे करके। तो काल्पनिक निष्कोणक वक्र होती है। ठीक है, और इन पर एक स्वतंत्र धन आवेश चलता है।
ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काटती नहीं है, किसी भी बिंदु पर काटती नहीं है, ठीक, क्योंकि ये निष्कोणक होती हैं। और अगर काटेंगी तो क्या होगा, क्यों नहीं काटती, वजह क्या है, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी, ठीक है, एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी जिससे हमें दो दिशाओं की प्राप्ति होगी। और वैद्युत बल रेखा केवल एक ही दिशा को बता सकती है कि हाँ वो धन आवेश से निकल रही है और ऋण आवेश पे समाप्त हो रही है। तो अगर ये बल रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी तो वहां पर आपको दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। अगला क्या है इसके गुण के बारे में कि वैद्युत बल रेखाएं जहां से निकलती हैं, ठीक है, वो ध्रुव होते हैं। वैद्युत बल रेखाएं जहां से निकलती है वो ध्रुव होते हैं और ध्रुवों पर इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, ध्रुवों पर इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए जहां पर इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक होती है, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं अगर किसी पदार्थ से निकल रही हैं तो वो उसकी सतह के लंबवत निकलेंगी, उसकी सतह के लंबवत मतलब ऊपरी सतह से निकलेंगी और ये पदार्थ के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। इसीलिए पदार्थ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। किसी भी पदार्थ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी क्वालिटी है। अब देखिए जैसे जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं आपने खींची है, अगर वैद्युत बल रेखा खींची गई तो इस पर एक आप स्पर्श रेखा जब खींचेंगे तो वैद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा एकांक स्वतंत्र धनावेश जो होता है उसके चलने की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा क्या है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम आपको बताते हैं कि अगर किसी वस्तु से मान लीजिए कोई वैद्युत बल रेखाओं के दो आवेश हैं, ठीक है, एक धन आवेश है, एक धन आवेश है, कोई पदार्थ है, ठीक है, और एक ऋण आवेशित पदार्थ है, एक ऋण आवेशित पदार्थ। तो इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलना शुरू करेंगी, ठीक है, और इसमें वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करेंगी, जो कि हम आपको पीछे बता चुके हैं, ठीक। लेकिन वैद्युत बल रेखाएं इसमें से निकलेंगी और इसमें प्रवेश करेंगी, ऐसे पदार्थ में जो बॉन्डिंग होगी, ठीक है, और इनकी दिशा ऐसे होगी। तो इसका मतलब है कि वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से निकलती हैं और ऋण सिरे पर समाप्त हो जाती हैं, अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं पदार्थ के अंदर से होकर नहीं जाती हैं, क्योंकि पदार्थ के अंदर से अगर होकर जाएंगी तो अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, और अगर अंदर जाएंगे तो पदार्थ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं हो सकती है, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये होती है वैद्युत बल रेखाएं, ठीक। अगला टॉपिक हम क्लियर करते हैं।